अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत, तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जवाद। आज का लेक्चर सेकेंड ईयर फिज़िक्स की न्यू बुक का एक न्यू चैप्टर के न्यूमेरिकल्स हैं। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 19 के न्यूमेरिकल्स कराने जा रहा हूँ। काइंडली अपने साथ बुक और कैलकुलेटर वगैरह रख लें ताकि आप एंड तक भरपूर अंदाज में लेक्चर कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिवली अटेंड कर सकें। पहले मैं आपको फार्मूला लिस्टिंग बताऊंगा इंशाल्लाह, उसके बाद जो है न्यूमेरिकल्स करेंगे। 8 न्यूमेरिकल्स हैं, निस्बतन आसान न्यूमेरिकल्स हैं। इससे पहले मैं आपको 15, 16, 17, 18 चैप्टर्स के तमाम न्यूमेरिकल्स, MCQs वगैरह थ्योरी के लेक्चर्स डिलीवर कर चुका हूँ, कैचअप कीजिएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर 18 की कंटिन्यूएशन है। इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड्स से आगे बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन जो है ना, ये लफ्ज़ फ्रेज़ ये EMF के लिए इस्तेमाल होगा। यानी जब कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड की तब्दीली होगी किसी सर्किट या कॉइल में, तो वहाँ पे एक ख़ास EMF इंड्यूस होगा जिसको कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली इंड्यूस्ड EMF। तो इस फिनोमिना का नाम होता है इंडक्शन, जिसमें हम ये करते हैं। ये फार्मूला लिस्टिंग है ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए तो न्यूमेरिकल तेज़ तेज़ हो सकें। फैराडेज लेंज़ेज़ लॉ ये कहता है कि अगर कभी किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में तब्दीली हो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स की तब्दीली है किसी कॉइल में या किसी सर्किट में, तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाता है। अच्छा, ये सिंबल जो है ये आप ऐसा भी बना सकते हैं और ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन कैपिटल E मत लिखिएगा, ये ख्याल रहे। सेल्फ इंड्यूस EMF, कोई सिंगल कॉइल हो, एक कॉइल हो या सिंगल लूप कॉइल हो और उसके अंदर हम EMF इंड्यूस करें बाय चेंजिंग द करंट, तो फिर वो कहलाएगा सेल्फ इंड्यूस EMF। इसी तरह अगर 2 कॉइल हों, नेबरहुड कॉइल्स, एक इस तरह है और दूसरा उसके पड़ोस में है, नियर बाई, तो इस सूरत में जो ये प्राइमरी सेकेंडरी कहलाते हैं, कभी फर्स्ट सेकंड भी आप इसको बोल सकते हैं, प्राइमरी कॉइल या सेकेंडरी कॉइल। तो उसमें प्राइमरी के करंट की तब्दीली सेकेंडरी पे जाती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। सिंगल कॉइल या कोई सर्किट हो, उसमें अगर करंट आ रहा हो तो उसकी वजह से उसमें एनर्जी स्टोर होती है जिसको हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। आप U भी सिंबल लिख सकते हैं, E भी। L वही इंडक्टेंस है जो हम सेल्फ इंडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। M म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस जो है वो कोफिशिएंट होता है और इंडक्शन जो है फिनोमिना होता है। इस चीज़ को ख्याल रखिएगा। ट्रांसफार्मर जो म्यूचुअल इंडक्शन की एप्लीकेशन है, इसके न्यूमेरिकल निस्बतन आसान है आपकी बुक में, वरना इसमें कई वैरायटी होती है दुनिया में। इसमें भी म्यूचुअल इंडक्शन के उसूल के तहत ट्रांसफार्मर में भी म्यूचुअल इंडक्शन के ज़रिए एक सर्किट या कॉइल यानी प्राइमरी जिसको कहते हैं, उससे सेकेंडरी में मैग्नेटिक लिंकेज के थ्रू हो जाता है EMF, तो उसको कहते हैं VS VP वोल्टेज, इनपुट आउटपुट हो गया, P फॉर प्राइमरी या इनपुट, और सेकेंडरी पे से वो आउटपुट देता है, तो S जहाँ नज़र आएगा वो सेकेंडरी या आउटपुट। मोशनल EMF, कोई एक
कंडक्टर हो और वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा हो या उसको हम चलाएं वेलोसिटी v के साथ, तो उसके अक्रॉस या उसके एंड्स पर एक ख़ास डायनेमिकली इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, उसको कहते हैं मोशनल ईएमएफ, क्योंकि ये हरकत के दौरान वेलोसिटी मोशन के दौरान पैदा होता है। एसी जनरेटर, इस चैप्टर में दो ऐसे टॉपिक हैं जो डिवाइसेस हैं, जैसे एसी जनरेटर जो है आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है और ट्रांसफार्मर जो है इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। एसी जनरेटर, इसमें ईएमएफ जनरेट होता है, लेकिन ऊपर के जो दो फार्मूले इसके न्यूमेरिकल आपकी बुक में नहीं है। आपका ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होगा बुक के न्यूमेरिकल में। लेकिन देखिए मैं कंप्लीट आपको नॉलेज और फार्मूला लिस्ट दे रहा हूँ ताकि आपको इधर उधर हाथ पाँव नहीं मारना पड़े कि सर जवाब ने कुछ अधूरी चीज़ें बताई हैं या कंप्लीट न्यूमेरिकल्स नहीं कराएं। नीचे आपको जो है वो सिंबल सारे जो मैंने मुख्तसर ऊपर बताएं, उन्हीं तमाम सिंबल्स के नाम और उनके यूनिट्स ब्रैकेट में ब्लैक कलर से नज़र आ रहे होंगे कि किस क्वांटिटी का, किस फिज़िकल क्वांटिटी का क्या यूनिट है। सही है। अब न्यूमेरिकल हम करेंगे 1 बाई 1, छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, उम्मीद तो है कि जल्दी हो जाएगा। लेकिन शुरू में देखें फाउंडेशन बनाने के लिए मैं थोड़ा टाइम लेता हूँ, स्टूडेंट ये ना समझें कि सर वक्त ज़ाया कर रहे हैं, अपनी वीडियो बड़ी कर रहे हैं। 19.1 अगर आप कैटेगरी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इंडक्शन जो चैप्टर का नाम है उसमें सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन जो होंगे ना, सेल्फ या म्यूचुअल इंडक्शन, इसको आप कैटेगरी 1 के न्यूमेरिकल कह दें, जो मुझे जानते हैं कि मैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अब 2 कॉइल्स, लेकिन जब भी 2 कॉइल होंगे ये म्यूचुअल होगा, ये वाला केस आ गया। कह रहे हैं एक दूसरे के करीब रखे गए, करंट जो फर्स्ट कॉइल में चेंज हुआ उसने ईएमएफ इंड्यूस कर दिया सेकंड कॉइल में, यानी प्राइमरी का असर सेकेंडरी पे गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस एम होता है, ईएमएफ इंड्यूस ईटा होता है। आगे वो कह रहा है चेंज रेट ऑफ करंट बताओ, यानी करंट का रेट चेंज, डेल्टा मतलब चेंज और विद टाइम डेल्टा टी। कितना आसान बन गया न्यूमेरिकल। अगर आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है कि न्यूमेरिकल रीड करते करते वैल्यूज़ जहाँ पे हैं वहाँ पे डाटा के लिए अंडरलाइन या कोई पिन पॉइंट करें और फिर सिंबल्स पहचानें और यूनिट्स और थ्रू कर दें टॉपिक के ज़रिए कि ये इस टॉपिक का न्यूमेरिकल है। अब इंड्यूस ईएमएफ, चूँकि म्यूचुअल इंडक्शन का सवाल है तो एस फॉर सेकेंडरी लिख दिया, यानी सेकेंडरी सेकेंड कॉइल है ये। म्यूचुअल इंडक्टेंस का सिंबल कैपिटल एम है। रेट चेंज ऑफ करंट, अब करंट प्राइमरी में चूँकि चेंज होगा तो फर्स्ट कॉइल मतलब प्राइमरी। अब सिर्फ आपको ये फॉर्मूला याद हो तो ये पुट एंड गेट का न्यूमेरिकल है कि म्यूचुअल इंडक्शन उसका फॉर्मूला है एम डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। अब जो चीज़ चाहिए वो एक तरफ करें, आप जानते हैं सर जब बात जो है पहले फार्मूला मेकिंग करते हैं, तो ये चाहिए तो एम को हमने इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे अपॉन में आ गया। अब वैल्यू रखें 0.5 ईएमएफ इंड्यूस की, म्यूचुअल इंडक्टेंस हेनरी में, हेनरी इसके यूनिट से ध्यान रखिएगा, अगर कभी मिली हेनरी वगैरह देगा तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। डिवाइड किया, कैलकुलेटर चला के 0.5 अपॉन 0.2 आपका आ गया आंसर। फिर भी चला के कैलकुलेटर अपने हाथ से भी देखा करें ज़रूर कि क्या अपॉन में कभी आ जाए, तो आप ये एसडी मोड जो क्लियर बटन से ऊपर होता है वो दबा देंगे तो आपका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। एस टू डी का मतलब होता है साइंटिफिक टू डेसिमल। 19.2 ये भी उसी कैटेगरी 1 का है, इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है आ कॉइल। तो अब आ कॉइल का मतलब हो गया कि सिंगल कॉइल है, यानी सेल्फ इंडक्शन का जरिया बनेगा। तो अब इसके जो सेल्फ इंडक्टेंस होती है वो एल होती है, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होती है वो एम होती है, यूनिट दोनों के हेनरी होते हैं। अब इसमें करंट चेंज दिया है, पिछले सवाल का पूछा हुआ था, इसमें दे दिया है। तो अब इसमें डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी आपको गिवन कर दिया। इंड्यूस ईएमएफ पूछ रहा है, यानी ये भी बच्चा सवाल है, बस आपको ये याद हो कि फॉर्मूला क्या है। अच्छा, अब एक चीज़ देखिएगा और कीजिएगा, ओरिजिनल जो फॉर्मूले हैं ना लेंसेज लॉ के उसमें माइनस है, इसमें मैंने माइनस नहीं लगाया है।
ओरिजिनल फार्मूले में माइनस है, इसमें मैंने नहीं लगाया है सर। रीज़न ये है कि उसने जो ईएमएफ दिया हुआ है आपको, वो देखें नेगेटिव साइन के साथ नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये जो ईएमएफ होता है ये मुखालफत में पैदा होता है। इसकी थ्योरी सुन लें कि द ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच इज़ प्रोड्यूसिंग इट, यानी जिस सबब से ये पैदा हुआ था, इंड्यूस हुआ था, वो उसकी मुखालफत करता है। यानी मिसाल दें तो समझाने के लिए कि नॉर्थ पोल अगर मैं मूव करूँगा कॉइल के फेस की तरफ, तो कॉइल का फेस जो है वो नॉर्थ बन जाएगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट मोशन आ जाएगा, जो कि ये बात को सबूत होगा कि फॉरवर्ड मोशन को हिंडर कर रहा है, रुकावट डाल रहा है कि मत करीब आओ मेरे, या मूव मत करवाओ इस मैग्नेट को। तो ये देखें अपोजिशन, तो ओरिजिनल फार्मूले में माइनस है। अगर अब मैं यहाँ लगा देता माइनस, तो देखें एम, ये डेल्टा चेंज करंट जो है वो माइनस में आया था, करंट चेंज माइनस में नहीं आए, एम भी इसी तरह कभी माइनस में ना हो। बॉटम लाइन ये हुई कि अगर आपको ईएमएफ वो नेगेटिव देगा तो आप माइनस फार्मूले में लगाएं। यानी सीधी सी बात ये है कि इफ़ नेगेटिव ईएमएफ इज़ गिवन देन यूज़ माइनस साइन, तो माइनस साइन इस्तेमाल करें। अब इस सवाल को देखें आप, इसमें उसने इंड्यूस ईएमएफ पूछा है, गिवन ये पूछा है, तो इसलिए हम इसका ओरिजिनल फार्मूला ही यूज़ करें माइनस का, ताकि ईएमएफ जो बैक होता है यानी अपोजिट होता है वो माइनस के साथ ही रिजल्ट दे। ये नेगेटिव साइन बैक ईएमएफ या इंड्यूस ईएमएफ को इंडिकेट करता है। इंड्यूस ईएमएफ यानी अपोजिट टू द कॉज प्रोड्यूसिंग इट, जिस वजह से ये, अब वो कॉज क्या है, चेंज ऑफ करंट। चेंज ऑफ करंट ना होता यानी करंट कांस्टेंट हो जाता तो ईएमएफ ज़ीरो हो जाता। एमसीक्यूज भी लिख लें। अब एल की वैल्यू रखी पोटेंशियल 0.5, रेट चेंज ऑफ करंट रखा 2, मल्टीप्लाई किया तो हाफ इंटू 2 1 होता है, आधे का डबल 1 वोल्ट चलेंगे इसके यूनिट्स। छोटे छोटे न्यूमेरिकल हैं, आसान है ना। यस, ये फ़ायदा उठा लें, इसकी प्रैक्टिस भी हाथों हाथ ही कर लें जब आसान लग रहा है माशाल्लाह से। ये भी ये म्यूचुअल इंडक्शन का है, तो ये भी कैटेगरी 1 का ही हो गया, यानी शुरू के तीनों न्यूमेरिकल लाइन से हो गए कैटेगरी 1, यानी सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्शन। इसमें रेट चेंज ऑफ करंट दिया हुआ है, ईएमएफ दिया हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछ रहा है। क्वेश्चन 1 का रिवीजन जल्दी जल्दी करें। इसमें रेट चेंज ऑफ करंट प्राइमरी का, सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि ये वाला सिंबल बनाएं कि वो, आपके पास ऑप्शन है, अगर आप ये बना सकते हैं तो, नहीं तो इसके बदले सिंपली ये, दोनों आपका ओके है। ठीक है भाई। म्यूचुअल इंडक्शन, अब देखें इसमें उसने म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछा है, एम क्वेश्चन मार्क है, कैलकुलेट द म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे भाई पूछ क्या रहा है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करने कह रहा है, तो एम हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है जी। और यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। ये बोर्ड की प्रेजेंटेशन है पूरा बेटा, 4 मार्क्स के लिए आप ये कर लो पूरा फेयर तरीके से काम, तो इंशाल्लाह आपका बेहतरीन सेटिंग हो जाएगी। अब म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला लिखा, अब इसमें हमें m चाहिए तो इस पूरे को डिवाइड में ले गए। अब 4/3 कैलकुलेटर से 1.33 हेनरी लिखना मत भूलिएगा, कि चाहे म्यूचुअल इंडक्टेंस हो चाहे सेल्फ इंडक्टेंस हो, यूनिट हेनरी। एच लिखा जाता है, लेकिन ये पूरा भी आप लिख सकते हैं कभी इस तरह से, हेनरीज, क्योंकि जोसेफ हेनरी वो शख्स था जिसने इस पे काम किया था बहुत ज़्यादा। और इसमें भी एक बता दूं, हेनरी बराबर किसके होता है, एमसीक्यूज भी कवर हो रही हैं, वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड, वोल्ट पर एम्पेयर सेकंड, क्योंकि ये सेकंड रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है जी। फ़ायदा हो रहा है कि एक से दो चीज़ें मिल रही हैं। ये आ गया ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर की कैटेगरी बना लें 2।
ट्रांसफार्मर का एक फार्मूला जो आपके सिलेबस में उसी का न्यूमेरिकल है, आगे भी एक न्यूमेरिकल है, 2 हैं टोटल। प्राइमरी कॉइल का जिक्र है तो प्राइमरी कॉइल की टर्न्स NS होती है, N फॉर नंबर ऑफ टर्न्स। प्राइमरी वोल्टेज दिया हुआ है तो प्राइमरी का वोल्टेज यानी इनपुट वोल्टेज का नाम होता है VP। सेकेंडरी का वोल्टेज पूछ रहा है तो इसका मतलब VS। और अच्छा ये ये सेकेंडरी है क्योंकि सेकेंडरी की टर्न्स ये हैं और ये प्राइमरी ऊपर दिया हुआ है। अ ट्रांसफार्मर हैज़ 200 टर्न्स इन प्राइमरी। सही है जी। अब पुट एंड गेट है इस सवाल में, सिर्फ आपको ये ट्रांसफार्मर इक्वेशन या टर्न रेशो फार्मूला, इसको टर्न रेशो फार्मूला इसलिए कहते हैं कि ये रेशो है, सेम अपॉन सेम हैज़ नो यूनिट्स, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स वोल्ट अपॉन वोल्ट, इसी को ट्रांसफार्मर इक्वेशन भी कहते हैं। अब प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स, सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी का वोल्टेज पुट कर दें, सेकेंडरी का वोल्टेज निकाल लें। लेकिन पहले फार्मूला मेकिंग कर लेते हैं। VS चाहिए तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, उसके बाद वैल्यू रख दें 120 VP की जगह, 400 नंबर ऑफ टर्न्स की जगह सेकेंडरी, और फिर प्राइमरी में 200। कैलकुलेटर रखे रहने दें, सीखें सर से। 2 0 कट गए, 2 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल हो गया ये 2, 120 2 सा 240, 240 वोल्ट आउटपुट दे रहा है। यानी कि ये घरेलू ट्रांसफार्मर हुआ, क्योंकि घरों में 220 230 या 240 वोल्ट सप्लाई आ रही होती है हमारे यूसेज में, या मुख्तलिफ जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स डिवाइसेस होती हैं उनमें। तो देख रहे हैं सर, मालूमात भी दे रहे हैं, कुछ फ़ायदा उठा रहे हैं आप लोग। फीडबैक दिया करें कभी कभार यार, ये सर जब बात जो है हमें बता रहे हैं तो इसको हम कुछ फीडबैक, कमेंट, कुछ क्वेश्चन, कुछ फिक्रें बता दिया करें कि सर गाइडलाइन चाहिए वगैरह वगैरह। 19.5 फिर से इंडक्शन का सवाल है, कैटेगरी 1 वापस आ गई, लेकिन अब एनर्जी का जिक्र है। एनर्जी फार्मूला लिस्ट सामने ज़रूर रखिएगा जो शुरू में दिखाई थी, उसमें सारे फार्मूले आपके लिए एक जगह आसानी के लिए कर दिए हैं। एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस दिया हुआ है, ख्याल रखें इंडक्टर सेल्फ इंडक्टर जो होता है उसकी एनर्जी की बात होती है, म्यूचुअल इंडक्टर की एनर्जी की बात कभी नहीं होगी। तो इसका मतलब ये L होगा, M नहीं होगा, क्योंकि जो समझदार बच्चे मेरे साथ पढ़ रहे हैं वो कहेंगे हेनरी तो L के भी यूनिट्स हैं, M के भी, तो यहाँ पे L यूज़ करेंगे क्योंकि सिंगल इंडक्टर इज सेल्फ इंडक्टर। कॉन्सेप्ट बनाएंगे ना तो ये न्यूमेरिकल आपको पक्के होंगे, वरना देखिए कन्फ्यूजन आ जाए तो एक रटा मोह में काम ख़राब हो जाएगा कि ये L है कि M है, क्योंकि यूनिट दोनों के हेनरी होते हैं। तो सेल्फ इंडक्शन के यूनिट्स आ गए, सेल्फ इंडक्टेंस बना के L। करंट कितना है भाई? 2 एम्पेयर। इस करंट की बुनियाद पे स्टोर होगी एनर्जी। अब आप लोग फैसला करेंगे कि E यूज़ करें या U। वैसे जो प्योर इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो बेहतर है ये। लेकिन आप E भी लिख देंगे फॉर द सिंप्लिसिटी के E फॉर एनर्जी, तो गलती नहीं होगी। दोनों भी लिख सकते हैं सर की तरह, आप पर है। लेकिन देखिए एंड में जाके मैंने इसको U कर दिया है ये दिखाने के लिए कि इसका बेहतर यूनिट U है। अब बस ये फार्मूला आपको याद हो, 1/2 Li स्क्वायर, और पुट एंड गेट की कहानी हो, क्योंकि L रखा 0.02, I रखा 2, 2 का स्क्वायर 4, कैलकुलेटर रखे रहने दें 2, 2 2 ज़ा 4। अब यहाँ पे देखें 2 2 ज़ा 4 ये आ गया। देखें MCQs के साथ, न्यूमेरिकल के साथ मैं आप लोगों को एप्टीट्यूड की भी तैयारी करा रहा हूँ कि कैलकुलेटर के बगैर जो होता है वो इस तरह होता है। आप लोग कैलकुलेटर रखे हैं, जो सर बता रहे हैं इससे करें, इससे दिमाग नहीं खुल रहा है माशाल्लाह से, इससे आपका आसानी से कैलकुलेशन। हाँ, जहाँ मुश्किल आएगी वहाँ मैं भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करूँगा। अगला भी इसी कैटेगरी का हो गया, इंडक्शन और उसकी एनर्जी, लेकिन ये रिवर्स है, इसमें एनर्जी दे रहा है और इंडक्टेंस पूछ रहा है, करंट गिवन है। अच्छा ये बता दूँ, करंट भी पूछ सकता है, तीसरी पॉसिबिलिटी साइड पे कर लीजिएगा। कभी करंट पूछे तो I स्क्वायर को अलग कर लीजिएगा, जैसे कभी बिलफर्स रीमेक बता रहा हूँ साइड पे, तो आप इस फॉर्मूले को रीमेक करेंगे, यानी 2U हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई L अपॉन में चला जाएगा, तो इससे क्या हो गया I स्क्वायर। अब ये जो आंसर आएगा ना उसका स्क्वायर रूट लेना मत भूलिएगा, क्योंकि ये I स्क्वायर आ गया। I के लिए आप इस रिज़ल्ट को रूट लेंगे तो ये I स्क्वायर से I बनकर आंसर दे देगा एम्पेयर में।
देखा, 1 से 2 चीज़, 2 से 3 चीज़। अब यहाँ पे उसने L पूछा है तो फॉर्मूला मेकिंग करते हैं, 2 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई और आई स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में अपॉन में, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर ये नीचे। अब वैल्यू रख दें, u की जगह u की, i की जगह i की, स्क्वायर करें 4। यहाँ पे भी देखें कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, 2 2 ज़ा 4 ये आया और ये 4 1 ज़ा 4 ये आया। सीख रहे हैं, कैलकुलेटर का इस्तेमाल पाबंदी नहीं है, लेकिन जितना आप दिमाग इस्तेमाल करेंगे दिमाग रवां हो जाएगा और अच्छा तेज़ी में, जितना आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करेंगे वो रवां हो जाएगा और उसके बटन ही घिस जाएंगे जैसे मेरे कैलकुलेटर घिस गए। क्योंकि जब मैं इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत करता हूँ, लेकिन ये माजी की बात है, अब मैं नहीं करता। ये कैलकुलेटर मेरा बहुत अरसा पुराना है। 19.7 2 न्यूमेरिकल रह गए बच्चों, हिम्मत कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। जनरेटर का आ गया कैटेगरी 3, एसी जनरेटर। एसी जनरेटर जो है वो एसी करंट पैदा करता है। एसी जनरेटर एसी करंट पैदा करता है। अच्छा, 2 न्यूमेरिकल नहीं 3 रह गए क्योंकि 19.9 तक हैं, मैंने 8 बोल दिया, 9 तक हैं। मैक्सिमम वोल्टेज दे रहा है वो 240, सही, और वो पीक वोल्टेज मांग रहा है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान करेंगे, 2 तरह के वोल्टेज जो है कोई जनरेटर पैदा करता है। एक वो होता है जिसको हम आउटपुट वोल्टेज कहते हैं, जो हमारी ये साइनोसॉइडल वेव आती है ना, ये जिसको पल्स कहते हैं या फ्रीक्वेंसी पल्स कहते हैं, ये जब वो बोलेगा मैक्सिमम वोल्टेज, इसका मतलब है ये हमारा आउटपुट वोल्टेज है जो हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उससे ले सकते हैं। यानी ये हो गया आपका V मैक्सिमम यानी VRMS। RMS यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट या RMS, सही है। एक होता है जो स्टार्टिंग में या किसी दौरान किसी जनरेटर में आए कि वहाँ तक उसकी पल्स, जिसको हम कहते हैं उसकी पीक वैल्यू, क्योंकि वो पीक वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी कि उस पर अगर मुसलसल चल गया तो या तो वाइंडिंग उड़ जाएगी या आगे की जो डिवाइसेस, जो चीज़ हम चलाएंगे उस जनरेटर पर वो उड़ जाएगी। क्योंकि हमारी 230-40 यहाँ तक चलती है चीज़ें, और पता चला उसने जो 300 दिया है, 340 दिया है इस पीक वैल्यू ने। तो पीक वैल्यू हमेशा मैक्सिमम ऑब्टेन्ड आउटपुट वैल्यू से, यानी ये हुआ आउटपुट हमारा जो हासिल होता है जनरेटर से, पीक हमेशा उससे ज़्यादा होगा। और पीक वैल्यू सिर्फ उस वक्त आती है जब शुरू में बिल्कुल या तो अब स्टार्ट करें जनरेटर को, या उसकी रनिंग जो है बिल्कुल शुरू में स्टार्टिंग में उसका जो आर्मेचर और रोटर घूमता है उस वक्त वो स्पीड पकड़े। तो ये मैंने जो मालूमात दी इसको संभाल के रखे हैं। तो ये VRMS आपका देखें 240 हो गया, और पीक यानी ये हाईएस्ट पूछ रहा है। फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये दिखाने के लिए, इसका यूज़ नहीं है कुछ, कि पाकिस्तान में जो जनरेटर चलते हैं, अगर पाकिस्तान के स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं तो ये उसकी फ्रीक्वेंसी है, यानी ये, यानी 50 हर्ट्ज़ यानी 50 साइकिल्स पर सेकंड, 50 रेवोल्यूशंस पर सेकंड। यानी वो जनरेटर का जो रोटर घूमेगा वो 50 हर्ट्ज़ घूमेगा, यानी कि ऊपर से नीचे 100 दफ़ा, 1 2, लेकिन ये साइकिल एक हुई, फिर 1 2, तो ये 50 हर्ट्ज़ है। यानी जो नॉर्मल हमारे AC मेंस में करंट की फ्रीक्वेंसी चल रही है वो ये है। तो इसका इस्तेमाल नहीं होगा ये दिखाने के लिए कि ये नॉर्मल हमारी AC फ्रीक्वेंसी है इन पाकिस्तान, क्योंकि कुछ मुल्कों में अगर 110 वाला वोल्ट आ रहा होगा तो वहाँ ये 50 नहीं होगी, कुछ और होगी, यहाँ DC करंट जहाँ चलता है। अब इस फॉर्मूले को याद करें, वैसे ही हमारे बुक में नहीं है, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल उन्होंने एक्सरसाइज में रख दिया, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि पीक वैल्यू और RMS वैल्यू का रिलेशन क्या है। √2 टाइम्स होता है RMS का पीक, यानी पीक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होती है और RMS वैल्यू कम होती है इस रिलेशन के साथ, यानी √2 टाइम्स। और √2 का मतलब कैलकुलेटर चला लें या याद हो आपको तो 1.414 होता है। तो ये थोड़ी मिस प्रिंटिंग लग रही होगी तो ये 1.414 है। अब सिर्फ ये फार्मूला याद हो जो कि नॉन फैमिलियर है, क्योंकि एक्सरसाइज या थ्योरी खोलेंगे उसमें आपको ये नहीं मिलेगा।
तो मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखा आया ना 339, जो कि 240 से काफ़ी बड़ी वैल्यू है, यानी ये मुसलसल रनिंग वैल्यू नहीं है, उस जनरेटर के आउटपुट वोल्टेज के ज़्यादा होती है ये। ट्रांसफार्मर फिर से आ गया, यानी कि कैटेगरी नंबर 2, और ये तो बिल्कुल पहले ही सवाल की नकल है, जल्दी से देख लें। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं बता दूं, जिस ट्रांसफार्मर की, जैसे अब इसमें इन्होंने स्टेप डाउन बोला है, तो वो वाला आप जब न्यूमेरिकल नंबर 4 देखेंगे तो वो स्टेप अप होगा। स्टेप डाउन वो होता है जिसमें आउटपुट वोल्टेज डाउन हो जाए, इसलिए इसका नाम है स्टेप डाउन, कम हो जाए। और इसके कम होने की वजह होती है ये कि जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं सेकेंडरी में वो कम होती हैं प्राइमरी से। यानी इसको यूँ समझने के, ये अगर प्राइमरी कॉइल है और ये मैं जो कर रहा हूँ कॉइलिंग, ये वाइंडिंग कर रहा हूँ, तो सेकेंडरी में इससे कम हो, ये देखें। अब अगर इसको गिनती करेंगे तो ये लग रहा है इधर 3 है और इधर 7, 8, 9 है, तो ये जो है आपकी सेकेंडरी में कम और प्राइमरी में ज़्यादा हो गई। इसी नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से वो वोल्टेज ड्रॉप करता है। इसका उल्टा बना लें क्वेश्चन नंबर 4 में जाके, तो वो स्टेप अप इसीलिए करेगा कि वो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में जो ज़्यादा होंगी वो खींचेंगी वोल्टेज को, इन्हांस करेंगी, शूट करेंगी और आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो ये जो वजह है ये। और एक एमसीक्यू उसके लिए साइड बता दूँ, इसमें ज़रूरत नहीं है उसकी, कि जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर सेकेंडरी का करंट ज़्यादा होता है, करंट रिवर्स चलेगा। करंट अगर ज़्यादा आ गया तो उड़ जाएगा वो ट्रांसफार्मर, क्योंकि तीनों चीज़ साइमल्टेनियस ज़्यादा नहीं होंगी। वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स क्योंकि रेशियो है, ये देख रहे हैं, VS NS के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगी वहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा। करंट इन्वर्स है क्योंकि ये पावर रेटिंग से निकलता है, पावर इनपुट पावर आउटपुट। इनपुट का मतलब प्राइमरी, आउटपुट का मतलब सेकेंडरी। लेकिन चलिए ये जो बताइए एमसीक्यूज़ के लिए, न्यूमेरिकल पे आए तो न्यूमेरिकल में फिर देखिए 3 चीज़ें गिवन है, तो इन 3 के मदद से चौथा आ जाएगा। अब उसने सेकेंडरी वोल्टेज यानी सेकेंडरी का VS पूछा है, तो VS क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये VP उधर चला जाएगा, पुट करें, कैलकुलेटर रखे हैं देने, 2 0 कैंसिल, 1 0 ये कैंसिल, 12 2 बोलें खुद ही 24। इससे ये होगा कि ये स्टेप भी नहीं करना पड़ेगा आपको, अगर जो मैं कर रहा हूँ अगर आप कैंसिलेशन करें। देखिए 12 2 24, वोल्ट में लिखना मत भूलिएगा, चाहे कोई सा भी EMF या वोल्टेज हो। आखिरी न्यूमेरिकल रह गया है, उसके बाद आप लोगों की छुट्टी। मेरा मानना यह है कि इस चैप्टर के बहुत आसान न्यूमेरिकल हैं, हाथों हाथ प्रैक्टिस कर लें ताकि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आएँ तो आप फ़ौरन ही अटैम्प्ट करके 4 मार्क्स खड़े कर लें। जाने से पहले और आखिरी न्यूमेरिकल करने से पहले इस बात पर गौर कर लें दोबारा से कि सेशन आगे बढ़े जा रहा है, तो हम इस व्हाट्सएप ग्रुप को JJC के ज्वाइन कर लें या इस पर PDF नोट्स वगैरह मंगा लें या मुख्तलिफ गाइडेंस और गेस्ट टारगेट पेपर मंगा लें। वैसे कंप्लीट अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये इजी पैसा नंबर भी है अकाउंट का और 1 टाइम पेमेंट है पूरे सेशन की। तकरीबन आधा सेशन होने वाला है, तो अभी भी मौका है कि आप इसको ज्वाइन कर लें। तो आपको 6 के 6 सब्जेक्ट्स, ऑल 6 सब्जेक्ट्स की कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस, प्रिपरेशन सब कुछ मिल जाएगा, नोट्स, गेस्ट पेपर, ईच एंड एवरीथिंग। यही अकाउंट नंबर है और यही इंक्वायरी नंबर भी है। सही है, मर्ज़ी आपकी। आखिरी कैटेगरी 4 जो है वो है मोशनल EMF की। मोशनल EMF ये होता है कि कोई कंडक्टर है और उसको आप एक मैग्नेटिक फील्ड में चला रहे हैं। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है और इस कंडक्टर को आप मूव कर रहे हैं v वेलोसिटी के साथ, तो इसमें एक वोल्टेज पैदा हो जाएगा, इसके सिरों पर प्लस माइनस टर्मिनल बन जाएगा ये कंडक्टर, और इसको कहेंगे हम मोशनल EMF, क्योंकि हरकत के दौरान डायनेमिकली पैदा हुआ है। लेंथ दी हुई है, यानी कंडक्टर कितना बड़ा है, लेंथ तार की लंबाई, किस वेलोसिटी से चल रहा है v, लेंथ कितनी है l, परपेंडिकुलर मूव जितना करेगा, जैसे ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो मैक्सिमम वोल्टेज आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर
मैक्सिमम क्रॉसओवर होगा तो मैक्सिमम वोल्टेज ईएमएफ पैदा होगा 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलरली। कितनी टेस्ला की वो फील्ड पैदा कर रहा है, बी हो गया। चैप्टर नंबर 18 में भी ये लफ्ज़ आया था, टेस्ला और वेबर्स पर स्क्वायर मीटर। मोशनल ईएमएफ पूछ रहा है, ये भी पुट एंड गेट का सवाल है। लेंथ मीटर में हो गई, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, साइड पे लिख लेंगे। कभी सेंटीमीटर या मिलीमीटर देगा तो कन्वर्ट करना लाजमी है, ऑप्शनल नहीं है, लाजमी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही आसान न्यूमेरिकल इत्तेफाक से आ गए, तो कभी अचानक से ट्विस्टर आ सकता है, तो ये ना हो कि हमें पता नहीं। सही है, सेंटीमीटर मिलीमीटर को कन्वर्ट करना है। इसी तरह मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर कर देगा तो इसको भी हम चेंज करेंगे, यानी ऐसा यूनिट ऐसी जगहों पे यूज़ होगा। बस ट्रांसफार्मर में रेशो है तो उसमें हम कन्वर्जन नहीं भी करेंगे तो खैर हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रेशो है। सही है जनाब। टेस्ला ही को कहते हैं वेबर्स पर स्क्वायर मीटर भी। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला है V=VBL sin थीटा। अच्छा, ये सब हमारी अब मजबूरियाँ हैं कि ये वाला ईएमएफ ई से नहीं लिख सकते, यहाँ पे V ही लिखना है, और पीछे म्यूचुअल इंडक्शन के लिए और सेल्फ इंडक्शन के लिए V नहीं लिख सकते, वहाँ ई ही लिखना है। ये मजबूरियाँ हैं टेक्स्ट बुक के सिंबल्स की वजह से भी और दुनिया में एक्सेप्टेबल होने की वजह से। V की वैल्यू रख दी, B की रख दी, L की रख दी, sin थीटा 90, sin 90 1 हो जाता है। सिर्फ इतने हिस्से पे कैलकुलेटर चला लें। अब यहाँ पे देखें, कैलकुलेटर मैं भी चलाऊँगा कि ऐसी गिनतियाँ नहीं है जो कट छट रही हों, तो 5 × 0.3 × 0.4 दैट्स अपॉन में आ गया। नो टेंशन, SD मोड, ऑल क्लियर से ऊपर वाला बटन ये वाला दबा दें। क्या हुआ बोले भाई, आ गया हमारा 0.6 वोल्ट्स। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना और वालिदैन का बहुत ख्याल रखें। दुआओं की दरख्वास्त है, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतिमाम के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।